नाट्यदृष्टा मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर टीका एवं तपोभूमि राजस्थान विद्यापीठ केंद्रीय विश्वविद्यालय की इस स्वर के प्रांगण में कविराम मोहन सिंह बीर द्वारा आयोजित वीर एवं विश्वास के दीपक को अपनी सृजनशीलता से प्रज्वलित करने वाले तथा मेवाड़ की अंतिम राजकवि कविराम मोहन सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस व्याख्यान माला में मैं आप सभी समागत महानुभावों का मन वचन एवं अंतस्तर की ओर एवं समर्पित भावनाओं से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सानिध्य प्राप्त हो रहा है उनमें आज के मुख्य अतिथि हैं श्रद्धेय जितेंद्र जी उपाध्याय, कमिश्नर देवस्थान विभाग संतोष कुमार शुक्ला साहब, विशिष्ट संस्कृत अध्यापक श्री किशन जी राजेश साहब का विशिष्ट अतिथि के रूप में हमें एक अन्य महानुभाव का सानिध्य प्राप्त हो रहा है हमारे कुल प्रमुख बाबूलाल जी गुजर साहब का। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं ऐसी ही 5 दक्षिणाओं के स्वरूप हम हमारे माननीय अतिथियों के स्वागत के लिए कृत संकल्प हैं। और सबसे पहले मैं आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रद्धेय जितेंद्र जी उपाध्याय, कमिश्नर देवस्थान विभाग के स्वागत के लिए निवेदन कर रहा हूँ कुलशेखर जी व्यास से कि वो आए और उपाध्याय साहब को माला एवं पगड़ी पहना करके उनका स्वागत करें। जितेंद्र जी उपाध्याय साहब, कमिश्नर देवस्थान विभाग, श्रीमान आपका विश्वविद्यालय प्रांगण में इस कार्यक्रम में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज के हमारे मुख्य वक्ता संतोष कुमार शुक्ला साहब, विशिष्ट संस्कृत अध्यापन केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर हैं, आचार्य हैं, अच्छे शिक्षाविद हैं।
किशन जी दादी साहब का स्वागत। आप बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, देश विदेश के। प्रेरणा से विश्वविद्यालय में कविराम मोहन सिंह पीठ की स्थापना वर्ष 2014 में विद्यापीठ के 75वें स्थापना दिवस के पावन अवसर पर की गई थी। कविराम मोहन सिंह जी की लगभग 25 साहित्यिक रचनाएं प्राप्त होती है, जिनका संग्रह हमारे विश्वविद्यालय के शोध संस्थान साहित्य संस्थान के अंदर हो रखा है। उन अगले चरण में स्वागत भाषण के लिए स्वागत के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री उग्रसेन जी राव साहब से कि आप पधारे और वाचिक स्वागत कराएं। आज हमारे बीच में देवस्थान विभाग राजस्थान के आयुक्त महोदय मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद है। ये एक अच्छा संयोग है कि आप पूरे राजस्थान में जो भी देवी देवता हैं उनको प्रसन्न करते हैं और इस वजह से आप पर उनकी बहुत कृपा है। कार्य में भी आपके कार्य को देखकर राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार ने आपको RAS से IAS में क्रमोन्नत किया, तो ये और विषय और आप बहुत सहृदय हैं, साहित्य प्रेमी हैं और इस वजह से आप यहाँ हमारे यहाँ पधारे हैं। इस मौके पर जब कविराम मोहन सिंह जी की हम जयंती मना रहे हैं तो मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कविराम मोहन सिंह पीठ साहित्य संस्थान का अध्यक्ष होने के नाते मेरे को यह दायित्व सौंपा गया है कि मैं इस प्रकार के आयोजन करूं। अब तक हम 3 आयोजन कर चुके हैं, यह चौथा आयोजन है और पहले वाले तीनों आयोजन बहुत उत्कृष्ट रहे थे। देश के बड़े विद्वान उसमें आए थे, विभिन्न विषयों पर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था और आज जो शिक्षा की जो चुनौतियां हैं उस पर मुख्य वक्ता के रूप में JNU के प्रोफेसर हमारे बीच में हैं शुक्ला जी, और वो देश विदेश में संस्कृत शिक्षा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो इस अवसर पर उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और वंदन करता हूँ। हमारे बीच में किशन जी दादीश हैं, देश के जाने माने गीतकार हैं, विचारक हैं और हर आयोजन में आपका सानिध्य हमें प्राप्त होता है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे कुल प्रमुख भंवर जी गुजर आज विशेष रूप से इसलिए हमारे बीच में है कि यह आयोजन खाली विश्वविद्यालय का न रहे, पूरे राजस्थान विद्यापीठ का बने, इसलिए कुल की ओर से भी वो बना रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हम 2 काम करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम तो कविराम मोहन सिंह जी के प्रपितामह कविराम बख्तावर सिंह जी की लिखी एक पुस्तक केहर प्रकाश का लोकार्पण करेंगे, दूसरे संस्करण। यह पुस्तक 84 वर्ष पहले प्रकाशित हुई थी और अब दुर्लभ हो चुकी है। एक प्रति कविराम के निवास पर मुझे प्राप्त हुई और उसकी ऐसी हालत थी कि वो पन्ने अगर मोड़ों पर टूट जाए, तो मैंने निवेदन किया कुलपति महोदय से, तो उन्होंने उसको तुरंत प्रकाशित करने के निर्देश दिए और उसे हम दिल्ली से हिमांशु प्रकाशन ने प्रकाशित की है और उसको हम आज लोकार्पित करेंगे। मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। यह गुजरात की कहानी है और कहानी क्या, उसके साथ इतिहास जुड़ा हुआ है। पावागढ़ जो है वहाँ पास में एक बाहरिया ठिकाना है, तो देवगढ़ और बाहरिया जो ठिकाने हैं वहाँ का राजकुमार केसर सिंह। तो पहले पावागढ़ और देवगढ़ को
पावागढ़ भी उसमें शामिल हो गया था, तीनों मिला के एक स्टेट बनी थी। उसको वो पराजित हो गया और अहमद शाह ने उसको अपने गुजरात में मिला लिया था। गुजरात में तो वो था ही, लेकिन अधीनता उनकी हो गई थी। तो केसर सिंह ने आक्रमण किया मोहम्मद शाह पर, जो अहमद शाह का बेटा था, और उसको पराजित करके और अपनी प्रेमिका एक कंवल नाम से वहां पर बंदी थी, उसको वो छुड़ा के लाए और फिर उन्होंने उससे विवाह किया। तो वो अहमद शाह जो था वो चाहता था कि कंवल जो है वो उससे शादी करे, लेकिन उसको बंदी भी बनाया, उसको काफी लालच दिए, प्रताड़ना भी दी, लेकिन सीता की तरह वो अडिग रही और अंततः उसने मना कर दिया। तो केसर सिंह को भी उन्होंने बंदी बना लिया। तो वहां से केसर सिंह छूट के आया, सेना इकट्ठी की, अहमदाबाद पर आक्रमण किया, मेहमद शाह को उसने मारा, उसके भाई को मारा और अपनी प्रेमिका को वहां से आजाद करवा के लाया। ये पूरी कहानी है, इतिहास भी इसमें शामिल है और उस समय का पूरा ऐसा चित्रण उसमें है कि बख्तावर सिंह जी की कलम से जो निकला वो सांगो पांग आपके सामने अगर आप खड़े तो ऐसा लगता है कि जैसे आपके सामने घटनाएं घट रही है। मैं उसका एक छंद सुनाता हूँ आपको। जब वो केसर सिंह वहां से जेल तोड़कर भागा और फिर सेनाएं गठित की और फिर उसने आक्रमण किया। पद्धति छंद है, चलियो सुगोख जनवर चुहान, डाकने सिंधु बजरंग डान, संदूर भक्त वक भोरसक, जड़ त्रिशल भकुटी अंग जड़त चक, कुछ खम्म खंड दौबाहुच, मिल बंक बहु फरकंत मुच, चमकंत निज कड़कंत चंड, खत गोख जोख वा तृतीय खंड, जांजुरी जोध जिणवार जोर, धल्ले सुलक्त कर गरज गोर, उड़ पड़ी पापिका पड़ो अग, लग पर्यो लार अप धक्क लग, दुरगरो कोट चढ़ियो दपट, और तरियो कूद खाई अपट, गण सथल माग जामिक सुगेर, अप रहिया आंगेर, गलरियो में फिर जड़ रात में ही कुहरी अर्धरात, महलवा गोखरो ढाण बन, ओ लख्यो कबर भम कहून अन्न, गो अगा जान ही मगन गे, निज सुबट लगे कदमासने, और सुख नजर नव छार की, दूण पर दूण शाबास दीन। ये छंद पद्धति छंद है और इसी प्रकार की इसमें भाषा है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये उस समय की भाषा है जब हिंदी का विकास हो रहा था। पृथ्वीराज रासो जो है हमारे पास में, वो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो हिंदी के विकास का जो नींव पड़ी, वो नींव कविराज मोहन सिंह जी ने भी उसमें बड़ा काम, महत्वपूर्ण काम किया और वो राजस्थान विद्यापीठ में आकर किया और 40 वर्ष की साधना को यहाँ पर उन्होंने रखा। तो हमें यह देखना चाहिए कि उस समय के जो लोग थे वो बड़े अद्भुत लोग। उस समय की जो कल्चर थी, संस्कृति जो थी, वो बड़ी अद्भुत थी और वो हम तभी देख पाते हैं जब ये प्राचीन साहित्य हम पढ़ते हैं और उस पर मनन करते हैं। जैसे अच्छे मित्र बड़ी मुश्किल से समझ में आते हैं, वैसे ही अच्छी पुस्तकें बड़ी मुश्किल से समझ में आती हैं। तो इसलिए इसको अगर आप पढ़ेंगे तो 2, 4, 5 पन्नों तक आपको लगेगा कि ये कहाँ की भाषा है, लेकिन धीरे धीरे जब उसमें आपकी गति बढ़ेगी तो आपको समझ में आएगा कि कितना सौंदर्य है उस भाषा में। इस ग्रंथ को सबसे पहले महाराणा सज्जन सिंह जी को कहानी सुनाई गई थी। वो कविराज भक्तावर की ओर से सुनाई गई थी, तो उनको पसंद आया तो उन्होंने कहा कि इसको छंदोबद्ध करो। तो उनके कहने पर यह ग्रंथ बना। उसके बाद में महाराणा भूपाल सिंह जी ने सुनी कविराज मोहन सिंह जी के मुंह से, तो उन्होंने उसको प्रकाशित करवाया। जब 85 वर्ष पहले, 84 वर्ष पहले की बात है। और तीसरे जो है हमारे कर्नल साहब है, कुलपति महोदय है, उन्होंने उसको पुनर्प्रकाशित करवाया। तो इस ग्रंथ की रचना में और इसको प्रकाश में लाने में 3 व्यक्तियों का योगदान है, महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा भूपाल सिंह और कर्नल SS सारंगी।
इसको हम आगे आने वाले 2 महीने में इसका नाट्य रूपांतर हो जाएगा और उसके बाद में कर्नल साहब ने वादा किया है कि बॉलीवुड में जाके इसका धारावाहिक बनवाएंगे। तो एक ऐसे अवसर पर हम इकट्ठे हुए हैं, एक ऐसे महान व्यक्ति को की जयंती मनाने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि उस समय जो चीजें लिखने पढ़ने वाले लोग बहुत कम हुआ करते थे, यहाँ तक कि शासक लोग जो थे वो भी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। ये तो इतिहास बनाने वालों ने उनको जिंदा रखा है जो आज भी जीवित कर रहे हैं। ऐसे अवसर पे यह जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम में मैं आप सबका एक बार फिर सादर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आगे की वार्ता के लिए संयोजक महोदय को माइक सौंपता हूँ। कर्नल प्रकाश कविराम बख्तावर सिंह जी के द्वारा ये इस प्रकार के ग्रंथ हैं जो हमारे व्यवहार धारा और हमारे राजस्थान की धारा ज्ञान व शान को व्याख्यायित करते हैं, स्थापित करते हैं। कविराम मोहन सिंह जी ने भी अपनी वाणी के अंदर, अपनी कविता के अंदर लिखने का प्रयास किया और कहा, काया वाली कायरा रमलिया वाली रात, कमल चांदो यूं कहे वीरा वाली क्या। कि वीरों को हमारी धरा में से भी वीर प्रसूतिनी कही जाती है, वीरों को जन्म देने वाली कही जाती है और वीरों को एक ही ध्येय होता है कि वीर हमेशा वीरता का प्रदर्शन करते हुए ख्याति को प्राप्त होना चाहते हैं। इसी बात को कविराम मोहन सिंह जी ने दुर्गा पावनी नामक जो ग्रंथ है, जो दुर्गादास के ऊपर आधारित है, उसमें व्याख्यान करने का प्रयास किया है। मैं विषय प्रवर्तन की दृष्टि से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री किशन सिंह जी राजेश साहब, जो प्रसिद्ध कवि एवं विचारक हैं। आप पधारे और पूर्व प्रमुख अमर जी गुर्जर मंच पर विराजमान JNU दिल्ली से आए हुए और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय शुक्ला जी, राजेश साहब, राव साहब और इस सभागार में उपस्थित सभी साथियों, आज बड़ा ही खुशी का विषय है कि मुझे विद्यापीठ की संस्थान में आने का मौका मिला। पहली बार शिक्षा व्यवस्थाएं जो हैं ये अंग्रेजों के इस समय की बनाई हुई थी। जब अंग्रेज हमारे देश में शासन करने के लिए आए थे, भारत को गुलाम बनाया था उन्होंने, तो जो शिक्षा व्यवस्था बनाई उन्होंने इस हिसाब से बनाई थी कि हमको गुलाम चाहिए, हमको नौकर चाहिए, उन्हें एडमिनिस्ट्रेटर नहीं चाहिए था उनको देश से। उनकी शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार की बनाई हुई थी। आज़ादी के बाद भी हमारे देश में तत्कालीन शिक्षा के जो विद्वान लोग थे उन्होंने कुछ अपने शिक्षा के अंदर सुधार के प्रयास किए, तो कई सालों तक शिक्षा ऐसी ढर्रे पर चलती रही। लेकिन उच्च शिक्षा के अंदर भी जो गवर्निंग बॉडी है, UGC है, उसको इसके ऊपर काफ़ी काम करना चाहिए था। लेकिन ये बात सही है कि UGC ने भी इस दिशा में उतने प्रयास नहीं किए, या जब भी प्रयास किए तो उसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया गया और इसलिए इस बात को बड़ा अच्छा सा फ्लैग किया है राव साहब ने भी कि राजनीतिकरण हो गया है शिक्षा का। और इसी वजह से जो हमारे नीड हैं, जो चेंजेस लाना चाहते भी हैं हम लोग, उन चेंजेस को ला नहीं पा रहे हैं, उसको हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। आवश्यकता इसी बात की है कि सभी लोग अपने जाति धर्म सभी संप्रदाय के जुर्मों से दूर रहें, राजनीति से दूर रहें और देश का अच्छा कैसे हो सके, विकास कैसे हो सके, शिक्षा कैसी दी जाए देश के लोगों को, बच्चों को, उसके ऊपर विचार करना चाहिए। हालांकि मैं शिक्षाविद भी नहीं हूँ, लेकिन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर पिछले 30 सालों से राज्य की सेवा करता रहा हूँ। मेरा ये अनुभव रहा है कि सबसे पहले जो हमारा जो शिक्षा की बैकबोन है, एलिमेंट्री एजुकेशन, सबसे कमजोर कड़ी हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन ही है। वहाँ नित्य नए प्रयोग होते हैं, हर नया शिक्षा मंत्री आता है वो नया प्रयोग करता है। कभी शिक्षा मित्र ले आएंगे, कभी विद्यार्थी मित्र ले आएंगे, कभी क्या ले आएंगे, और कुल मिला के जो काम है वो एडवोकेज्म में है कि ठीक व्यवस्था चलानी है,
शिक्षक ले लो भाई, इस तरीके से लो, बैकवर्ड एंट्री ले लो, ये ले लो, ये ले लो। तो जो हमारा नीड जो है शिक्षा की, प्राइमरी एजुकेशन, उसके ऊपर किसी ने चिंतन मनन नहीं किया कि मैं क्या शिक्षा देना है। तो आवश्यकता इस बात की है कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसके ऊपर जो काम करने वाली संस्थाएं जैसे SIRT वगैरह हैं, इनको इसके ऊपर काम करना चाहिए। शिक्षा में जो जितने ज़्यादा प्रयोग किए हैं वो भी काफ़ी हद तक उनको रिव्यू करना चाहिए, किस प्रकार से प्रयोग किए हैं, उनकी क्या सफलता का मापदंड क्या है, कैसे उसको और बेटर किया जाए। मैं यहाँ एक बड़ा अच्छा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ देश में जो शिक्षक जो बनते हैं उसके प्रति भी दिमाग में समाज की एक सोच जो होती है कि जो सबसे ड्रीम है, मानते हैं लोग कि मल्टीनेशनल बन जाएगा, कोई दूसरा है वो IAS में चला जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, और जो लेफ्ट आउट टाइप के लोग जो हैं वो सब शिक्षक बन जाएंगे। ये एक माइंड सोच बनी हुई है, दिमाग में सोच ये बनी हुई है कि भाई टीचर बनना में सबसे आसान काम है और टीचर बन जाओ, BEd कर लो, STC कर लो, टीचर बन जाओ। शिक्षा को जब तक सम्मान का दर्जा नहीं देंगे तब तक भी हमारा शिक्षक जो है वो जो आउटपुट देना है, जिसको गुणवत्ता देनी है, उस पर ध्यान दे नहीं पाएगा। हम लोग कुछ समय पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा जो IAS अफसरों का हमारा ट्रेनिंग होता है, उस सिलसिले में मुझे दक्षिण कोरिया जाने का मौका मिला। और दक्षिण कोरिया के अंदर वहाँ का जो एक कोरियन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट KDI बोलते हैं, वो वहाँ की बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है। जैसा हमारे देश में नीति आयोग प्लानिंग कमीशन बना हुआ है, जैसे हमारा KDI होता है। और उस देश के जो भी विकास के जो कार्यक्रम होते हैं, प्लानिंग जो पार्ट होता है, उसके ऊपर सारा जो ब्रेन स्टॉर्मिंग करती है वो उनका KDI करता है। हमारा जब KDI के जो थे प्रोफेसर से उनसे इंट्रोडक्शन हुआ तो हमने पूछा भी गंगा दिन की आपकी सर्विस क्या होंगी या नहीं। तो आपको सुन के आश्चर्य होगा कि इन लोगों की तनख्वाह 5 लाख से ऊपर की तनख्वाह थी, लेकिन उन लोगों का कमिटमेंट लेवल भी था। दूसरा बड़ी बात ये थी कि वहाँ पे जो प्लानिंग पार्ट होती है स्टेट की, कंट्री की आने, तो उसमें जो प्लानिंग जो कमीशन जैसे अपने यहाँ पे होता है, वैसे वहाँ वो लोग उनके टीचर्स जो हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनका इनपुट होता है। देश की हर स्कीम के बारे में वो अपना फीडबैक देते हैं और उसके बाद में उसकी उनकी जो बाकी रिसर्च है जो होती है उसमें डिस्कशन होते हैं। फिर वहाँ प्लानिंग के तहत नई योजनाएँ बनती हैं, नई स्कीम्स बनती हैं। ये सबसे बड़ा पार्ट। और वहाँ टीचर का प्रोफेशन बड़ा पवित्र माना गया है। शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान है, बहुत ज़्यादा लोगों का झुकाव भी है और उसको बहुत ही पवित्र काम माना गया है वहाँ पर। तो इसीलिए और हम हिंदुस्तान में देखते हैं कि हमारे चाहे स्कूल्स हों, चाहे कॉलेजेस हों, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हों, सभी राजनीति के अखाड़े हैं। मेरा खुद का भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काम करने का मौका मिला। मैं एक बार सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार भी रहा हूँ यहाँ पे 2004 में। मेरे टाइम में हमने कन्वोकेशन जो कराया था उसमें भारत के राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम आज़ाद साहब, उनको हमने बुलाया भी था। तो हमारा सोच यही था कि बहुत ही बढ़िया स्कॉलर है, बहुत ही संविधान व्यक्ति हैं और ऐसे आदमी को हम राष्ट्रपति को बुलाया हमारे कन्वोकेशन के अंदर। उनका भाषण सुना, सुन करके सारे लोग उदयपुर के लोग आए। और मेरे ख्याल से पहला मौका था कि जयपुर के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर राष्ट्रपति कन्वोकेशन के अंदर आए थे। ये पहला मौका उदयपुर को देखने को मिला। लेकिन यहाँ का भी एक्सपीरियंस यही रहा कि जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रोफेसर्स होते हैं, क्योंकि वो यहीं पढ़े हुए हैं, यहीं लेक्चरशिप कर लिया, यहीं PhD किया, ये लेक्चरशिप कर लिया, फिर यहीं वही PhD के गाइड भी बन रहे हैं। तो जो बेसिकली जो उनका ओरिएंटेशन था वो इस राजनीति के अंदर देखा था, वो जो क्वालिटी देना चाहिए वो दे नहीं पा रहे थे। PhD के जो स्टूडेंट्स थे उनका लेवल भी जो देखा था उन्होंने, जब उनके क्वालिटी देखते हैं हम लोग तो कई बार लोग खुद प्रोफेसर मानते थे कि साहब पुरानी PhD को कट टेस्ट कर लेते हैं और उससे सीधे PhD ले लेते हैं। तो क्वालिटी के ऊपर किसी का जोर नहीं था। एकेडमिक काउंसिल की जो मीटिंग होती थी उसके अंदर भी हमको जो काउंसिल के जो मेंबर्स थे उनका जो आइडियाज़ आना चाहिए, नई नई सोच आनी चाहिए, आउट ऑफ बॉक्स सोचना चाहिए, वो चीज़ें आना है, वो कोई सोच वाला हमें देखने को मिला नहीं। मैं चाहूँगा कि आज इस विषय के माध्यम से हमने कुछ पॉइंट्स आपको फ्लैग किए हैं। आप लोग इस चिंतन मनन के दौरान इन बिंदुओं के ऊपर भी गहनता से विचार करें
और अपने रिकमेंडेशंस हैं वो आप यूजीसी के माध्यम से आपके राज्य के जो राज्यपाल महोदय जो कि चांसलर्स भी होते सारे यूनिवर्सिटीज़ के, उन तक अपनी बात को पहुँचाएँ। और वहाँ से हमारे जो HRD मिनिस्ट्री जो है, जैसे कि नाम बदल दिया, शिक्षा विभाग का जो उच्च शिक्षा आयोग मंत्री हैं, उस महकमे का नाम ही बदल करके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कर दिया गया है। तो वहाँ तक अपनी रिकमेंडेशंस को पहुँचाएँ, तभी हमारे देश के अंदर हम शिक्षा को बेहतर करने के लिए काम कर पाएंगे। मुझे आपने यहाँ बुलाया और बात करने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विश्वविद्यालय की स्मृति को आप अपनी स्मृति में रखें। किसी निमित्त स्मृति चिन्ह देवता के सवाल पर उसके उद्बोधन के निमित्त जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पधारे हुए डॉक्टर संतोष कुमार शुक्ला साहब को बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ। मैं कबीरराव मोहन सिंह जी की जन्म जयंती के कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हूँ। मैं आदरणीय कुलपति जी के प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ। उन्होंने मुझे यह सौभाग्य दिया कि यहाँ आकर आपके समक्ष शिक्षा की चुनौतियों और उच्च शिक्षा की के रूप से उच्च शिक्षा की क्या चुनौतियाँ हैं और गुणवत्ता के क्या सवाल हैं, इन पर अपने विचार रखने का मुझे मौका मिला है। आप सभी के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। शिक्षा की कहानी कहाँ से शुरू की जाए? भारतीय शिक्षा व्यवस्था को न उच्च कहा गया, न मध्यम कहा गया, न नीच कहा गया। ये तो आधुनिक कैटेगरी शिक्षा थी। जैसा राव साहब ने कहा, दधीची जी ने कहा कि शिक्षा नहीं विद्या व्यवस्था। तो भारत की अपनी जो कहानी है, हम मैथिली शरण गुप्त की कविता है भारत भारत, कि हम क्या थे और क्या हो गए। पूरी कविता भारत भारती, भारत की दुर्दशा के बारे में, कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी थी और क्या होगी। यदि हम आधुनिक भारत से शुरू करें तो 1949 में एक कमीशन बना था, राधाकृष्णन कमीशन, एस राधाकृष्णन कमीशन। वह विशेष रूप से उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय कमीशन उसको कहा था। और 1948 में बना, 1949 में उसकी रिपोर्ट आ गई। 1950 में हम गणतंत्र बने। उसी के बाद 1956 में यूजीसी की स्थापना, और उसके बाद कोई उच्च शिक्षा की कोई नीति ही नहीं। कोठारी कमीशन भी बना था। कोठारी कमीशन के बाद नरूर हसन साहब ने बीच बीच में शिक्षा राज्य मंत्री थे, विश्वविद्यालय के कुलपतियों का सम्मेलन करते थे और एक प्रारूप उच्च शिक्षा के लिए कुछ मिनट्स तैयार होते थे कि ये बनाए जाए। यशपाल जी ने भी शिक्षा के बारे में सोचा। उसके बाद 1992 में भी एक कमेटी बनी शिक्षा के लिए। नई शिक्षा नीति भी आई, उसमें भी उच्च शिक्षा के लिए थोड़ी बात कही गई। अधिक बात केवल माध्यमिक और प्राथमिक के ही बारे में। आज तक 2008 में थोरोट साहब ने भी एक यूजीसी से हायर एजुकेशन की क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, ये बुकलेट छपा हुआ है यूजीसी से। तो उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या है, क्या हमारी योजनाएं हैं, क्या करना है, ये अभी स्पष्ट नहीं। नरूर हसन साहब ने एक बार कहा 1971-75 में उन्होंने जगह कहा है, अयोजनाबद्ध और अनियंत्रित। योजनाबद्ध नहीं, जैसे आपने कहा कि एक ही शहर में 5-5 विश्वविद्यालय, ये तो कोई योजना के अनुसार नहीं हो रहा।
अनियंत्रित, जिसके पास पैसा है वह एक विश्वविद्यालय खोल दे रहा है। ये अनियंत्रित जो वृद्धि है ये कहाँ तक ले जाएगी, उन्होंने 1975 में इसके बारे में सोचा। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अभी भी हायर एजुकेशन का लक्ष्य क्या है और कहाँ जाना है, क्या उद्देश्य है, निश्चित नहीं। कल ही पे कमीशन लागू हुआ है। अब पे कमीशन लागू होने के साथ जो रिपोर्ट, मैंने तो रास्ते में रिपोर्ट पढ़ी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री जी ने कहा, उसमें एक संकल्प, एक प्रोग्राम है और एक और सर्वर या कुछ ऐसे नाम है, 2 प्रोग्राम जो एक टेक्निकल एजुकेशन के लिए है। मतलब शिक्षा का उद्देश्य क्या हो, इस पर अभी हम लोग निश्चित नहीं हो पाए। हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या करने के, कहां ले जाना है। आप 2011 की जनगणना के अनुसार 8.15% लोग हायर एजुकेशन में स्नातक हैं इस देश में। 8.15 हायर एजुकेशन में मतलब स्नातक है देश भर में 2011 की जनगणना के अनुसार, जिसमें से सबसे ज्यादा स्नातक 24.65 दिल्ली में है और उससे कम 62.56 चंडीगढ़ में। और पूरे देश का जो प्रतिशत है जनसंख्या का वो इतना ही। 2016 के अनुसार देश भर में 799 विश्वविद्यालय, जिसमें 44 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 540 स्टेट विश्वविद्यालय हैं, 122 मानित विश्वविद्यालय हैं। इसी तरह से प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं 80 के लगभग, जैसे एम्स, IIT, NIT, IIM जैसी 90 संस्थाएं हैं। लगभग 40,000 इस देश में कॉलेज है और 1800 के लगभग केवल स्वतंत्र महिला कॉलेज, 40,000 के ही अंतर्गत। उसके अतिरिक्त दूरवर्ती शिक्षा और ओपन एजुकेशन है। और दुनिया की सबसे लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट को इनरोल करती है वह इग्नू है। 3.5 मिलियन स्टूडेंट, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, लोग डिग्री ले रहे हैं। ये आयोजनाबद्ध और अनियंत्रित वृद्धि हायर एजुकेशन को कहां ले जाएगी। यदि हम पीछे जाते हैं, भारत के इतिहास में जाते हैं, तो पढ़ा जाना चाहिए। भारत में ही सबसे पहले शिक्षा के बारे में सोचा गया। कौटिल्य अर्थशास्त्र इसका प्रमाण है, कहे कि अध्ययन होना चाहिए। विनयाधिकरण में कहा गया कि पढ़ाई होनी चाहिए, लोगों को पढ़ना चाहिए। और वहाँ डिबेट हुआ कि कितनी विद्याएं हैं। कोई कहा चतस्र विद्या, कोई कहा द्वे एव विद्ये, कोई कहा एका एव विद्या। 18 विद्याएं, 14 विद्याएं, इतनी विद्याएं। जैसे विद्या का अर्थ आपने कहा विद्या। आज हम नया ट्रेंड आया है कि विश्वविद्यालय में पढ़ना और सोसाइटी के साथ उसका रिलेशन होना चाहिए। ज्ञान का जो हम अर्जन कर रहे हैं उसका सोसाइटी के साथ संबंध होना चाहिए। हम कहते थे 4 प्रकार से विद्या उपयुक्त होती है: अधीत, बोध, आचरण और प्रचार। अध्ययन करना, उसको समझना, अधीत, बोध और आचरण, जीवन में आचरण हो, और फिर हम उसके प्रचार माने टीचिंग के एलिजिबल हो। 14 विद्याएं पढ़ी जाती थी।
कौन सी 14 विद्याएं थी? कहा पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, शिक्षा, कल्प, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण। और सर ने बताई कि शिक्षा कला 64 कलाएं थी, जिसमें पोएट्री भी एक कला, कविता करना एक कला। 64 कलाओं का वर्णन काव्य मीमांसा का राजशेखर ने। अब बताइए, इन सारी व्यवस्था को जो 18वीं शताब्दी तक इस देश में चल रहा था, उन सबको बंद करके एक नया सिस्टम लाया गया। 1791 में इस देश में कोई स्कूल नहीं था। जोनाथन डंकन रेजिडेंट कमिश्नर थे ब्रिटिश सरकार की बनारस में, और लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल थे। तब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था। उन्होंने गवर्नर जनरल को चिट्ठी लिखा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को चिट्ठी लिखा कि एक कॉलेज खोला जाना चाहिए। एक कॉलेज खुले। यद्यपि बनारस में लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, लेकिन अपने घरों में पढ़ते पढ़ाते हैं, कोई स्कूल नहीं। एक विद्यालय खुला जाना चाहिए, एक लाइब्रेरी खोली जानी चाहिए, किताबों का अनुवाद हो, इससे भारतीय जनता का हमारे ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। 1791 में बनारस में एक कॉलेज खुला। वहां से उन्होंने प्रयास किया कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को रहने दिया जाए। 1793 में स्कूल खुल गया, और जाकर के 1800 में के आसपास, 1873 के आसपास सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी बनाई, और भारतीय ज्ञान परंपरा, भारत की शिक्षा व्यवस्था चले, इसके लिए प्रयास किया। लेकिन राजा राममोहन राय ने विरोध किया। राजा राममोहन राय ने कहा कि हम वही शिक्षा व्यवस्था से हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए हम अंग्रेजी सीखेंगे। अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था में हम आना चाहते हैं, वही हमें पढ़ाया लिखाया। 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में व्याख्यान दिया। अब कहा, भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है बड़ी मजबूत है। सर ने बताया, हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने बताया, कहा कि यहाँ की जो व्यवस्था है बड़ी उत्तम है, लोग झूठ नहीं बोलते हैं। कहा, मैं भारत के कोने कोने में घूमा हूँ, लोग बड़े स्वाभिमानी हैं, झूठ नहीं बोलते, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन यदि इनके ऊपर हमें शासन करना है तो इनकी शिक्षा व्यवस्था बदलनी होगी। और शिक्षा व्यवस्था बदल गई। 1857 के बाद इस देश में 3 विश्वविद्यालय खोले गए, मुंबई विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय। और इस तरह से 1857 के बाद इस देश में हायर एजुकेशन की शुरुआत हुई। 1844 तक परीक्षा का कोई सिस्टम नहीं था भारत में, कोई परीक्षा नहीं होती। लोग पढ़ते थे, अपना मूल्यांकन होता था, रिजल्ट दे दिया जाता था कि ये योग्य है। अभी कैम्ब्रिज ने डिजिटल एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया, लेटेस्ट, पिछले महीने की खबर है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने डिजिटल एजुकेशन प्रोग्राम, वो क्या है डिजिटल एजुकेशन प्रोग्राम? कह रहे विद्यार्थी एग्जाम में गलत लिखते, इतनी खराब स्पेलिंग है और इतना खराब राइटिंग है कि पढ़ना मुश्किल है। क्योंकि वो रोज कक्षा में तो लैपटॉप और कंप्यूटर और इन सब से पढ़ते लिखते हैं, लिखने का उनको कभी मौका ही नहीं। तो जब एग्जाम में बैठते हैं तो जो कॉपी लिखते हैं उसकी राइटिंग इतनी खराब होती है कि उसको एग्जामिन करना बड़ा मुश्किल है, और एक पूरी टीम बैठानी पड़ती है। तो क्यों नहीं एग्जाम का सिस्टम जो है डिजिटल कर दिया। उसका कुछ लोगों ने विरोध भी किया और कहा कि हो सकता है कुछ वर्षों में लोगों को लिखना ना।
लिख न पाए, टाइपिंग कर लेंगे लेकिन लिख नहीं सकते। इसी तरह से हम लोग भूल गए लिखना इस देश में। ब्राह्मी स्क्रिप्ट में हम लिखा करते थे और जेम्स प्रिंसप आकर के 18वीं शताब्दी में पढ़ा अशोक का इंस्क्रिप्शन, तब अशोक के बारे में हम लोगों ने जाना, क्योंकि हम लिखना भूल गए ब्राह्मी स्क्रिप्ट। उसी तरह से उन लोगों ने, कैम्ब्रिज के प्रोफेसर ने कहा डिजिटल एजुकेशन सिस्टम से ये समस्याएं आने वाली। तो भारत में शिक्षा व्यवस्था आमूल चूल परिवर्तन करके एक ऐसी व्यवस्था लाई गई कि जो भारतीय नहीं थी। भारतीय न होने का मतलब क्या है? जो भारतीय विषय नहीं है, जो भारतीय समस्या नहीं है, उनके बारे में पढ़ना। जिन चीजों से हम परिचित नहीं है, जिन कहीं की चीजें हैं, कहीं के विद्वानों ने सोचा है, लेकिन उन सोच, उन विचारों को पढ़ने की हमें जरूरत नहीं, फिर भी हमारे पाठ्यक्रम में विषय है और हम पढ़ रहे हैं। तो इसका विरोध शुरू, और विरोध शुरू होने में राजस्थान विद्यापीठ भी उस विरोध का ही स्वर था। आज मेरा बड़ा सौभाग्य, मैं नहीं जानता था कि मैं राजस्थान विद्यापीठ में आ रहा हूं। काशी विद्यापीठ बना, गुजरात विद्यापीठ बना, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना, इसी विरोध में कि हमें भारतीय शिक्षा व्यवस्था को लागू करना, भारतीय शिक्षा व्यवस्था को लाना। हम सफल नहीं हो पाए, अभी भी सफल नहीं हो। मालवीय जी ने बड़े परिश्रम से तैयार किया था प्रतीचि प्राची काव्य सुंदर। आज का मैं जो कुलगीत सुन रहा था, मेरे अंदर बहुत भावनाएं उमड़ रही थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कुलगीत इसी तरह का, यह सर्व विद्या की राजधानी, बिके हरिश्चंद्र थे यहीं पर, यह सर्व विद्या की राजधानी। और उसका उद्देश्य था कि प्रतीचि और प्राची, आधुनिक और पाश्चात्य दोनों विद्याओं को जोड़ना। लेकिन जब सरकारीकरण हुआ तो जुटना खत्म। फिर वही पाश्चात्य शिक्षा पद्धति, पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था। कोई बुरी बात नहीं, चुनौती यही है कि कोई बुरी बात नहीं है, रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। रिजल्ट क्या है? हमने एक नया पाणिनि तो नहीं दिया भाषा के क्षेत्र में, भाषा विज्ञान के क्षेत्र में। हमने कौटिल्य नहीं दिया पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में। एक नया इतिहासकार हमने नहीं दिया। किसी क्षेत्र में 150 वर्ष का हमारा हायर एजुकेशन का इतिहास है। 2005 में हमने 150 वर्ष का इतिहास मनाया। क्या हमने किया? किसी की बनाई हुई किताब और किसी की बनाए हुए पैरामीटर को पढ़ाना। जब वो नई किताब लिखते हैं तो वही किताब फिर हम प्रेस्क्राइब कर देते हैं, उन्हीं को पढ़ते हैं। हमारे विद्यार्थी जब गणित शास्त्र पढ़ते हैं तो 12 मीर उनको पढ़ने को नहीं मिलता। जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो महाभारत का शांति पर्व उनको नहीं मिलता, कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ने को नहीं मिलता, विदुर नीति पढ़ने को नहीं मिलता। हम मार्क्सवाद पढ़ते हैं। तो ये इन चीजों का परिवर्तन कैसे हो? इसका परिवर्तन करने का संकल्प लिया स्वामी श्रद्धानंद, गुरुकुल कांगड़ी को, और गुरुकुल कांगड़ी बनाया और कहा कि हिंदी मीडियम में हम करेंगे। ये भी एक प्रयास हुआ कि भारत की शिक्षा भारतीय भाषाओं के माध्यम से, क्योंकि हम अपनी भाषा में सोचते हैं, हम अपनी भाषा में मूल चिंतन कर सकते हैं, दूसरी भाषा में नहीं। अंग्रेजी में क्यों हम सोचें? इसीलिए हम मौलिक चिंतन दे नहीं पा रहे किसी भी क्षेत्र में। वही इशू हम पढ़ रहे हैं जो वो दे रहे हैं, वही पाठ्यक्रम बना रहे हैं जो वो दे रहे हैं। इसीलिए इन सारे प्रयासों को देखने के बाद श्रद्धानंद जी ने किया, मालवीय जी ने किया, और इन सब के पीछे जो ज्योति जलाने वाली महिला थी, तपस्विनी महिला थी, एनी बेसेंट, होम रूल का, जिन्होंने कहा कि भारत में होना चाहिए
थे और आवाज उठाई थी। आयरलैंड की आयरिश महिला सरस्वती की तरह चमकती हुई तेजस्विनी महिला, उन्होंने भारत में एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए उसका संकल्प लिया और हिंदू कॉलेज बनारस में, हिंदू बॉयज हिंदू गर्ल्स स्कूल खोले और पूरे देश में उनका संकल्प था एक यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया बनाएंगे। और क्या होना चाहिए भारत की दृष्टि से, शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए ये सोचा। अब शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, विदेशी शिक्षा व्यवस्था और हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्या होना चाहिए, गुणवत्ता क्या है, क्वालिटी एजुकेशन क्या है। सर ने बताया नैक की टीम आई थी, हमारे यहाँ भी आई थी, हर जगह जाती, क्या देखती है, बिल्डिंग देखती है, हॉस्टल देखती है, टेबल कुर्सी देखती है, लैब देखती है, कितने टीचर हैं, कितने स्टूडेंट हैं और इसके आधार पर आपको ग्रेडिंग करती है। क्या हम पढ़ें और क्या हमारे विद्यार्थी जानते हैं इसकी तो ग्रेडिंग हुई। हमारे अध्यापक कितने योग्य हैं और एक गुणवत्ता तो अध्यापक और छात्र से आती है, गुणवत्ता बिल्डिंग से थोड़ी आती है। लेकिन आज ग्रेडिंग बिल्डिंग देख के हो रही है, यह गुणवत्ता कैसे जांची जाए। जिसकी ज्यादा बिल्डिंग उसको ज्यादा ग्रेड, जिसके ज्यादा हॉस्टल उसके ज्यादा ग्रेड, जिसके ज्यादा रिसर्च पेपर उसको ज्यादा ग्रेड, जिन्होंने ज्यादा सम्मेलन में भाग लिया उसको ज्यादा ग्रेड। क्या जानता है विद्वान और क्या मेरा विद्यार्थी जानता है। एक बार डिप्टी साहब गए स्कूल में देखने के लिए, तो विद्यार्थी से पूछा शिव जी की धनुष किसने तोड़ा, तो सब विद्यार्थी शांत। तो गुरुजी ने कहा रे उसने तोड़ा होगा, बताओ तुमने तोड़ा, कहा नहीं गुरुजी मैंने नहीं तोड़ा। अब इससे गुणवत्ता पता चली कि शिव जी की धनुष न गुरुजी को पता किसने तोड़ा न विद्यार्थी को पता। तो गुरु कैसा होना चाहिए, शिक्षक कैसा होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, गुणवत्ता उसमें निहित। कंपल्सरी एजुकेशन हो गया 2010 में हुआ कंपल्सरी एजुकेशन। आज भी देश के 75% बालक निरक्षर हैं, 75%। हम ज्यादा कह रहे हैं कम हो, लेकिन जो जनगणना के हिसाब से है उसमें 60% के ही आसपास लोग साक्षर हैं, इतने तो निरक्षर ही हैं। इतने साल हो गए और 10 साल होने जा रहे हैं कंपल्सरी करने के बाद भी है। क्यों हुआ ऐसा, पुलिस व्यवस्था है, सिस्टम है, समझ सारी चीजें हैं, कोई ना कोई गुणवत्ता में गड़बड़ी है, कोई ना कोई तरीका में गड़बड़ी है। शिक्षा कैसी होनी, आज शिक्षा प्रोडक्ट हो गया है, अध्यापक विक्रेता हो गए हैं, छात्र क्रेता हो गए हैं, खरीदने वाले। और प्रोडक्ट की जांच की जा रही है कि यह प्रोडक्ट हम लेंगे तो क्या क्या फायदा होगा। इस तरह से निर्ममता से तो भारत में विद्या और शिक्षा को नहीं तोला गया। एक हायर एजुकेशन की रिपोर्ट है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की, ब्रिटिश हायर एजुकेशन पॉलिसी इन द लास्ट 20 years, द मर्डर ऑफ ए प्रोफेसर। कह रहे हैं ब्रिटिश विद्वान कह रहे हैं 2001 में उन्होंने रिपोर्ट बनाई कि किस तरह से ब्रिटिश सरकार हायर एजुकेशन का मर्डर कर रही है। कैसे मर्डर हो रहा है, विश्वविद्यालय को रोजगार केंद्र बनाया जा रहा है कि भाई आइए आपको रोजगार मिलेगा। ये रोजगार केंद्र है, ये तो ज्ञान का केंद्र है। जिसको ज्ञान की लालसा हो, पिपासा हो, जो पढ़ना चाहता हो, जो समझना चाहता हो, आए। नौकरी का केंद्र थोड़ी। कौशल विकास हम किसका करें, ये कोई ITI ट्रेनिंग स्कूल है। हायर एजुकेशन के अंदर हमें ऐसे तेजस्वी विद्वान बनाने हैं। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु। तेजस्वी हो हमारा अध्याय। कहाँ है हमारा तेजस्वी अध्याय? एक भी हमने नोबेल प्राइज क्यों नहीं पाया असली विषय में? हम
विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कॉमर्स के क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्र। इसका मूल कारण एक है कि हम अपनी ज्ञान परंपरा से वंचित हैं। हम इतने बड़े धरोहर के मालिक हैं, इतनी ज्ञान संपदा है हमारे पास। भाषा विज्ञान का जन्म संस्कृत के कारण हुआ। सर विलियम जोन्स ने जब 1884 में जब संस्कृत का कंपैरेटिव स्टडी किया तो कंपैरेटिव फिलोलॉजी का जन्म हुआ। भाषा विज्ञान नामक नया शास्त्र आया और दुनिया के सारे विद्वान कह रहे हैं कि भाई बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा महत्वपूर्ण है, और हम उसको पढ़ेंगे। अंग्रेज नासा में संस्कृत की पांडुलिपियां पढ़ी जा रही हैं। ताड़पत्र रोज व्हाट्सएप में आता मैसेज कि स्वाभिमान की बातें हैं, हम सुनते हैं, स्वाभिमान जागृत होता है, लेकिन कर नहीं रहे। करेंगे कब? करेंगे तब जब इसको नौकरी से थोड़ा अलग किया जाए। विद्यार्थी करना कुछ चाहता है, पढ़ना कुछ चाहता है, लेकिन रोजगार के कारण कि रोजगार इससे मिलेगा वो विषय पढ़ना चाहिए। तो चुनौतियां हमारे पास बहुत हैं और आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। जब तक आमूल चूल परिवर्तन नहीं होगा, अध्यापक को कहा जा रहा है कि भैया आप अपने वेतन का पैसा जुटाइए और फिर पढ़ाइए। उसको एडहाक के रूप में निश्चित ही नहीं है, वो उसका रोजगार ही नहीं पता कि वो अगले साल रहेगा कि नहीं रहेगा, वो क्या पढ़ाएगा उसको। भाई निश्चिंत तो हो तब तो। विद्यार्थी जोर लगाया हुआ, कहा सर आपके बारे में गलत रिपोर्ट दे दूंगा, अगले साल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, नंबर दे दीजिए, धमकाया जा रहा है। वो क्या पढ़ेगा? ये सिस्टम कि भाई आप स्टूडेंट लिखेंगे, विदेशों में हो रहा है ना, विदेशों में क्योंकि वहाँ वो फीस लेते बहुत ज़्यादा। हायर एजुकेशन में 60% लोग अमेरिका में है और उसमें से 75% विद्यार्थी अपना पैसा स्वयं अर्जित करते तब पढ़ने जाते हैं, क्योंकि हायर एजुकेशन सबसे महंगा है वहाँ का और हमारे यहाँ हायर एजुकेशन सबसे सस्ता। अब न प्राइवेट विश्वविद्यालय बने, 1992 के बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटियों का एक सिलसिला शुरू कि खरीदिए शिक्षा, जिसका कहीं ना एडमिशन हो एमआईटी में जाके एडमिशन करा लो। मेरे कहने किसी का नाम नहीं लेना है, कहने का मतलब है कि आपके पास पैसा है तो जहाँ चाहे वहाँ एडमिशन करा सकते। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा है तो कहा गया कि राजा का, राज्य का कर्तव्य है, व्यक्ति को शिक्षित होना ये राज्य का कर्तव्य है। श्लोक है हमारे यहाँ, विद्याम पारितवान किमिच्छति पुनर्देयं गुरोर्यत्। ये राज्य की रिस्पांसिबिलिटी है, स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी है कि देश के सभी नागरिक सुशिक्षित हों और इसके लिए योग्य अध्यापक लगाए जाएं और उनकी जिम्मेदारी समाज की या शासन की है कि उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था अध्यापक की करें। और छात्र जब पढ़ गए तब वो स्टेट के पास जाए, मैंने फला विद्या पढ़ ली है, अब आप हमको यथायोग्य स्थान दीजिए। विद्याम पारितवान किमिच्छति पुनर्देयं गुरोर्यत् भवेत् यद् यस्यास्ति समीप्सितं वदतु तत् तस्याद्य किं दीयता। ये भास के नाटक से, और भास दुनिया के सबसे पुराने नाटककार हैं, इनसे पुराना किसी के नाटक दुनिया के किसी लैंग्वेज में। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी पढ़ लिया है, अब पढ़ करके इस राजा के पास गया है। आप कालिदास का रघुवंश पढ़े होंगे, कौत्स और बरतंतु की कथा। कौत्स पढ़ करके बरतंतु उसके गुरु थे। विद्यार्थी ने कहा गुरुजी आप बताएं क्या हम आपकी दक्षिणा दें? कौत्स ने, बरतंतु ने कहा कुछ नहीं, तुमने बहुत हमारी सेवा की, पढ़ लिया इतना, आप कुछ नहीं चाहिए। कहा गुरुजी कुछ तो आप बताइए। बहुत जबरदस्ती किया, गुरुजी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा 14 विद्याएं तुमने मुझसे पढ़ी हैं, 14 कोटि सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा दो। अब वो कहाँ जाए? तो राजा के पास गया, रघु के पास गया और रघु
ने अपना सर्वमेध यज्ञ करके सर्वस्व दान कर दिया था। विद्यार्थी को देख के पूछे क्या बात है भाई? उन्होंने कहा कुछ नहीं, कुछ उनके पास था ही, मिट्टी के बर्तन में भोजन कर रहे थे। बोला ही नहीं। कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई विद्यार्थी राजा के पास आए और बिना पर्पज के, ऐसा हो नहीं सकता। बताओ तुम क्या तुम्हारा उद्देश्य था? उसने कहा गुरुजी को हमें दक्षिणा देनी। कहा कितनी देनी है? कहा जब 14 सहस्त्र कोटि मुद्रा। उन्होंने कहा ठीक है, कल सवेरे तुम्हें दी जाएगी मुद्रा। और अपने मंत्री से कहा कि कुबेर पर आक्रमण की तैयारी करिए। कुबेर के गुप्तचर बड़े सजग, उनको तुरंत सूचना मिली कि आक्रमण हो रहा है। उन्होंने पूछा क्या कारण है? कहा स्वर्ण मुद्रा चाहिए। उन्होंने रातों रात उनका कोष भरवा दिया। था इसके लिए क्या आक्रमण करने की जरूरत है? सवेरे रघु ने सारी स्वर्ण मुद्राएं कौत्स को दी। कौत्स ने कहा नहीं, मुझे केवल 14 सहस्त्र, उतना ही गुरु जी को दे। मतलब कहने का तात्पर्य है कि विद्यार्थी रोजगार के लिए भटके नहीं, यह राज्य की, स्टेट की जिम्मेदारी है। यह भारत का इतिहास रहा। और शिक्षक किसी के सामने कटोरा फैला के अपना एजुकेशन न बेचे, यह स्टेट की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है कि आचार्य की सारी व्यवस्था करें। यह है शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत। जब तक अध्यापक और छात्र सुखी प्रसन्न नहीं होंगे तब तक गुणवत्ता नहीं आने। कोई विश्वविद्यालय बिल्डिंगों से नहीं बनता, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज बिल्डिंगों से नहीं। सबसे आज के आधुनिक समय में सबसे पुराना 10वीं शताब्दी का विश्वविद्यालय है हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड। उससे पुराना कोई विश्वविद्यालय अभी नहीं। हमारे पास उससे पुराने विश्वविद्यालय हुआ करते। सर कुलपति उसे कहते थे जो 10,000 विद्यार्थियों को रहने की, भोजन की व्यवस्था कराता था, उसको हम कुलपति कहते। निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, जिसको जो पढ़ाना है पढ़े। इसीलिए पात्र कहते थे विद्या ददाति विनयम विनयात यात्री पात्रता। पात्रता माने पतनात् त्रायते इति पात्र, जो गिरने से बचा। गिरना मतलब हम किसी को विद्या दिए और जब पठितम तद गुरुवे समर्पितम, जो पढ़ा गुरुजी को दे दिया तो विद्या तो खत्म हो गई। विद्या को बचाने का सामर्थ्य। हम 4 घंटा विद्यार्थी को पढ़ाए और अगले दिन पूछे क्या पढ़े? कहा गुरुजी भूल गए। नहीं तो विद्या खत्म। कहा कि विद्या ऐसे व्यक्ति को दो जो पात्र हो, जो आगे बढ़े। यहाँ तो खरीदने वाला विद्यार्थी आया है, आपको पढ़े या न पढ़े, उसका मन हो न हो, आपको पढ़ाना है क्योंकि आपने फीस ली। ये मॉडल हमारा नहीं। इस मॉडल से हम कोई महान बनने वाले नहीं हैं। अब इस देश भर में ये चिंतन शुरू हो गया है। अभी तो हम 70 वर्ष के हुए हैं, चिंतन शुरू हो गया है क्योंकि इस मॉडल से हम कुछ कर नहीं पा रहे। इसलिए अब पुनः जागरण की जरूरत है कि शिक्षा को आगे हम कैसे बढ़ाएं। आज सरकारी संस्थाओं को जब हम शिक्षा की बात करते हैं, गुणवत्ता और चुनौतियों की बात करते हैं, यूजीसी कहता है कि हम अनुदान आयोग है। अनुदान किसे कहते हैं? एक दिन एक विद्वान से डिबेट हुआ कि अनुदान और दान में क्या, अनुदान और दान में क्या? सर समय ज्यादा हो रहा है, मैं 5 मिनट अपनी बात। बिल्कुल सभी लोग अच्छा लग रहा है आपके। अनुदान और दान, दान उसे कहते हैं जिसको हम दे दें फिर वापस न ले, स्वत्व की निवृत्ति हो जाता है। सत्व निवृत्ति होना, किसी चीज को दे देना वो अब हमारा नहीं। और अनुदान वो होता है कि आपने कुछ प्रपोजल बनाया और कहा भाई हमको इतना चाहिए, उन्होंने बुला के आपको दान नहीं दिया, आप उनसे मांगने गए कुछ ये हमें चाहिए, वो दे दी। तो आजकल विश्वविद्यालय अपने अपने प्रपोजल बना के जाते हैं और अनुदान आयोग को कहते हैं कि भाई कुछ दीजिए। वो कहते हैं नहीं, इसमें थोड़ा कम कर दीजिए, इसमें इतना नहीं दे, अब आप जैसे करना हो करिए, सब में पैसे काट देते। तो आर्थिक सहयोग, वो आर्थिक सहयोग कर रहे हैं हमारे, और कहते हैं शिक्षा में गुणवत्ता लाई।
शिक्षा में गुणवत्ता के वो हमसे ये अपेक्षा रखते हैं कि आर्थिक सहयोग दे रहे हैं शिक्षा की गुणवत्ता के लिए। और शिक्षा की गुणवत्ता कैसे आएगी? संसाधन विकसित करें, अपना बिल्डिंग, अपनी लाइब्रेरी। हमारे समय में सर, हमारे समय मतलब हमारी परंपरा में अध्यापक उसे कहा जाता था जो बिना पावर पॉइंट के, बिना किताब के पढ़े, और विद्यार्थी उसे कहते थे जो बिना किताब के पढ़े। लिखित पाठका धमा, लिखित पाठक को अधम पाठक मानते। सब ज्ञान आज भी जो विद्यार्थी चाहे स्कूल में पढ़े या विश्वविद्यालय में, उस टीचर का बड़ा आनंद सम्मान करते हैं। कहते हैं हमारे सर आते हैं 2 घंटे पूरा मैथ लगा देते, एक बार किताब भी नहीं पूछते, कहते क्या पढ़ना है और लगा देते। विद्यार्थी भी उनका आदर करता, आपस में विद्यार्थी बात करते। अभी लेटेस्ट सरला माहेश्वरी न्यूज रीडर, उनका नाम सुना होगा, न्यूज पढ़ती थी। उनका एक इंटरव्यू आ रहा था, वो कही कि मैं बीबीसी में काम कर रही थी तो मेरा अभ्यास था यहाँ न्यूज पढ़ते समय सामने न्यूज आता नहीं था, न्यूज दे दिया जाता था। मेरा इतना अभ्यास हो गया था कि मैं न्यूज रट डालूं और सामने मैं बिना देखे न्यूज बोलूं, क्योंकि याद हो जाता। फिर जब वो गई लंदन, उनके हस्बैंड काम करते थे, तो बीबीसी में गई, तो बीबीसी में कहा कि हम कुछ काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। उनको कहा ये लीजिए, आपको कहना है। उन्होंने लिया, 15 मिनट में रख के फिर स्टूडियो में आके बिना देखे बोल दे। उन लोगों ने कहा कैसी बिना देखे कैसे? तो हमारा तो अभ्यास है, हमें से बोल। हमारा अभ्यास 17वीं शताब्दी तक पूरे वेद को याद करके हमने बचाया। दुनिया का इतिहास किसी ग्रंथ का नहीं है कि जिसको लोग याद करके रखे हो। हमारे यहाँ एक से एक विद्वान है जो पूरे के पूरे ग्रंथ याद है। ये विद्वता, इसको हमें फिर से जागृत करना है, अर्जित करना है, पाठ्यक्रम बदलना है, अपने मॉडल से बनाना है, तब जाके हम भारत की चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत ज़्यादा समय हो गया, कहने के लिए तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन मैं अब इतना ही कह करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक कविता सुना करके संस्कृत के बारे में। संस्कृत ही राष्ट्रीय एकता का दृढ़तम आधार एक है, यही हमारे स्नेह समागम मधुर मिलन का द्वार एक है। चाहे हूँ हम दक्षिणवासी, चाहे हूँ कश्मीर निवासी, अंग बंग गुजरात मराठा, मालव की या हो आवासी, एक हमारा धर्म सनातन, सकल शास्त्र भी एक हमारे, गीता वेद पुराण उपनिषद धर्म ग्रंथ एक हमारे, संध्या वंदन एक हमारा, गायत्री श्रुति सार एक है। यूं संस्कृत के कारण सारा भारत ही परिवार एक है। जय हो संस्कृत। माननीय अतिथियों का धन्यवाद, आभार। स्मृति चिन्ह व्यक्त करने के लिए साहब से राष्ट्रपति महोदय से एक बार अनुरोध है कि किशन दादी साहब को भी माननीय अतिथियों का धन्यवाद, आभार। मैं अभी जैसे शुक्ला साहब होता है कि हम प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं, कमेटी बैठती है और कमेटी इसको क्या कर लेती है, काट छाट कर आपने 10 लाख की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई और आपको 3 लाख देती है। और हम भी बड़े खुश होते हैं कि हम 10 का भेजा था लेकिन 3 तो पास हो गया। लेकिन आपकी जो पूरी एक स्ट्रक्चर बनाया आपने पूरी आपका जो था कि 10 लाख में क्या क्या करना है, वो सब बातें आपकी गोल हो गई। तो स्थिति ऐसी है कि हम प्रोजेक्ट बनाने वाले भी वैसे हैं और सैंक्शन करने वाले वैसे ही। केवल हम भी चाहते हैं कि हमारे खाते में कोई प्रोजेक्ट हो जाए, इसमें से कुछ 10-20% हम भी ले रहे हैं। काम तो ऐसे चलेगा, तो देश ऐसे ही, देश की शिक्षा व्यवस्था भी थी।
तो जब किसी देश में शिक्षा नीति के प्रति गंभीरता ना हो, शिक्षा के बजट पे दिन प्रतिदिन उसमें कटौती होती जा रही हो, और सबसे बड़ी बात है कि जो जिस शिक्षा नीति के आधार पर या शिक्षा के आधार पर, संस्कार के आधार पर भारत को विश्व गुरु की संज्ञा दी, वो सब बातें गायब हो, तो फिर तो उसका कोई है ही। मेरे दृष्टि से दो बातें मैं आपके सामने रखूंगा, और गुणवत्ता के लिए अगर वो दो बातें हैं, हो सकता है मेरे विचार सही नहीं हो, लेकिन यदि वो दो बातें आती हैं तो निश्चित रूप से हम शिक्षा में गुणवत्ता ला सकते हैं। पहली बात तो ये, जैसा कि खुद वक्ताओं ने बताया था, शुक्ला साहब ने बताया था कि कोई भी देश उसके नागरिकों को शिक्षित किए बिना विकसित नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है। ये एक जमाना था, बहुत जोर शोर से बातें चलती थी, हम साक्षरता की ओर, हमारे सरकार का उद्देश्य था कि शिक्षित कर लो और साक्षर कर लो, सिग्नेचर आना चाहिए। तो हम बहुत लंबे समय तो हम उसी भ्रम में रहे, फिर पता कि शिक्षा तो ले ली, लेकिन इससे भी कोई मामला बैठ नहीं रहा है। हमारे जो छात्र हैं उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार देखो, शिक्षा, हम कोई भी काम करें, धन अर्जन करना प्रमुख होता है, क्योंकि आजीविका के लिए धन बहुत ही आवश्यक है। अब हम क्या कर रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, लेकिन शिक्षित साथ हम उस पर कौशल होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए। अब हमें पता पड़ा पिछले 2, 4, 5 साल में कि हम किस तरह से स्किल बेस से इसको जोड़ें। तो शिक्षित होने के साथ साथ हमें कौशलता का गुण होना चाहिए, स्किल बेस्ड होना चाहिए, और जिस तरह से हमारी पॉलिसी MHRD लागू कर रही है, उसको किस गंभीरता के साथ हम विश्वविद्यालय में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमारे सामने पूरा एक 400-500 की लिस्ट है, MHRD में भेज दिया, आप साइट पे देखेंगे, और उसमें हम काम करते जा रहे हैं। वहाँ से भी डायरेक्शन है, बहुत से ऐसे बीच में NGO तैयार हो गए, उन्होंने हमारे जो विश्वविद्यालय है बहुत से उनको तो पता ही नहीं है, वो डायरेक्ट MHRD से उनका सेटिंग हो गया है, और उनको नियुक्त कर दिया, वो वापस हमें सप्लेट कर रहे हैं कि हमारे से वहाँ से हो गया, हम इसको हम ट्रेन करेंगे। तो जब हर जगह इस तरह से सिस्टम चलता है तो फिर हम किस तरह से करेंगे। लेकिन फिर भी शुभ संकेत हैं कि चलो कुछ तो शुरुआत हुई, और हमें सर्वे करना चाहिए कि हमारे उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में हमें कितने तो आपके मतलब प्रेस करने वाले चाहिए, कितने आपके इलेक्ट्रिशियन चाहिए, कितने आपके वो चाहिए। अगर इस तरह हम करते हैं, फिर हम यहाँ से सेंटर बोलते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट इतनी है, इसके बाद हम किसको कहाँ भेजेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें जो अच्छा लग रहा है, 3-4 विषयों में हमने काम शुरू कर दिया, और फिर वो कहाँ इसकी खपत हो रही है हमें पता नहीं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है, और स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छी बात कही कि सबसे पहले तो हमारे युवाओं में और हम स्वयं में नैतिकता होनी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि स्वामी विवेकानंद ने बताया कि गुरु किसको कहें और शिष्य किसको कहें। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, और शायद आज किसी पेपर में थी मैंने पढ़ी कि जिस व्यक्ति की आत्मा से दूसरी आत्मा में शक्ति का संचार होता है वो तो है गुरु, और जिसकी आत्मा में ये शक्ति संचारित होती है वो है शिष्य। अब ये चीज क्या, आज हम ऐसे गुरु हैं, मैं स्वयं को अपने आप को इंक्लूड करके मान रहा हूँ कि मेरे में क्या इतनी शक्ति है कि मैं मेरे विद्यार्थी में शक्ति को संचारित कर सकूं, और क्या विद्यार्थी में इतनी ग्रहण करने की योग्यता है कि उस शक्ति को ग्रहण कर ले और इम्प्लीमेंट कर ले अपने प्रैक्टिकल लाइफ। यदि ऐसा होता है तो मेरा मानना है कि उसमें सभी तरह की गुणवत्ता आ जाएगी, और जिस विषय को लेकर हम चिंतित हैं उसमें एक बहुत कुछ सीमा तक, बल्कि मेरा ये मानना है कि 99% तक उसकी ये सॉल्यूशन हमारे सामने आ सकता है।
क्योंकि जब तक हम नैतिकता और जब तक हम अपने हमारे पास कुछ देने का ही नहीं है, हम किसी संत के पास के जाते हैं तो शक्ति होती है, हमें शांति मिलती है, हम उसे स्पर्श करते हैं तब एक बहुत बड़ी एक अच्छी अनुभूति होती है, तो हम जाते हैं। जब हम टीचर हैं, हम हमारे पास ऐसी कोई चीज ही नहीं है, बच्चे आ रहे हैं, जैसा सर ने बताया था शुक्ला साहब ने कि आज हम पीवी मोड पे पढ़ाते हैं, पावर प्रोजेक्ट तैयार कर लिया, पूरी चीजें आउटलाइन मिल रही है, नजर उधर घुमाई, चलते रहो, आराम से बोलते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं। आप बिना कागज के, बिना किसी सपोर्ट से पढ़ाएं और फिर जैसा कि लड़कों से पूछें आज हम किस विषय पर चर्चा करें, आपकी ये कंटेंट्स हैं, और उस पर कोई लड़का बोले कि आज इस पे करें और वो टीचर पढ़ा लेता है तो वास्तव में शिक्षक है। तो ये बहुत सी बातें हैं कि जो हम कर नहीं पा रहे हैं, और उसी की बात है कि शिक्षा और शिक्षक के प्रति जो सम्मान है सब कम होते जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से इन बातों पर हम गौर करें, और मेरे ख्याल से समय ज़्यादा हो गए हैं, आप सभी बहुत लंबे समय से बैठे हैं। एक बार पुनः मैं राव साहब का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ तो एक अच्छे प्रोग्राम मुझे भी आमंत्रित किया, और बहुत ही हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कवि को हम स्मृति कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं कि जो जिनके पवित्र पांव इस संस्था पढ़े और संस्था से उनका एसोसिएशन रहा, और हम कभी बताते हैं हमारे यूजीसी टीम हो या कहीं प्रेजेंटेशन हो तो बहुत ही गौरवान्वित फील करते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों का यहाँ सानिध्य मिला। एक बार पुनः मैं विशेष रूप से शुक्ला साहब का, पूरी साहब का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ कि जब भी प्रोग्राम होते हैं तो साहब समय निकाल के पधारते हैं और हमें सानिध्य देते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और बाहर से भी जवाहरों से, सिरोही से सभी लोग पधारे हैं, तो वास्तव में हम आपका भी विश्वविद्यालय की ओर से, मेरे ओर से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार पुनः आप सभी का बहुत ही मैं वंदन करता हूँ। शुरू में जो कुछ बात कही आपको हो सकता है बीएड कॉलेज गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जैसे कोई प्राइमरी स्कूल खोले हो वैसे खोल दिए गए, एडमिशन दे दिए गए, सभी को बीएड करवा देंगे। हम जो बीएड कॉलेज, कुछ गिने चुने बीएड कॉलेज अपनी संस्था द्वारा या अन्य संस्थाओं द्वारा चलते थे, उनको चलाना समाज में कठिन हो गया। कैसे कठिन हुआ कि वो लोग जो हैं शिक्षा में, मैं सीधा ही कहूँ, आप तो बड़े शिक्षक आदमी जो लपेट के बातें कहते हैं, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, शिक्षा में भ्रष्टाचार पनप गया। और वो भ्रष्टाचार पनपने से वो स्टूडेंट फोन करते हैं एडमिशन होने पे कि साहब आना पड़ेगा कॉलेज, क्या कैसे सेट कर लो, इतने पैसे ले लो, और इसका मतलब ये कि दूसरे कॉलेज यही कर रहे हैं। अब जो स्टूडेंट कॉलेज नहीं जा रहा है, लेसन नहीं दे रहा है, पढ़ाने की शैली नहीं सीख रहा है, वो कैसे आपकी शिक्षा का क्या कहते हैं धरातल मजबूत करेगा। आज 6वीं और 7वीं या 8वीं वाले को किताब पढ़ना नहीं आता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हायर एजुकेशन की बात तो छोड़ो, हायर एजुकेशन में हम भी पढ़े हैं, कभी कभार कोई गुरुजी मिले होंगे क्लास में पढ़ाने वाले, बाकी मिलते ही नहीं है। ये है गुणवत्ता, सब जानते हैं। यहाँ 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, वहाँ गुणवत्ता की परिभाषा भी सब विद्यार्थी भी जानते हैं, जनता भी जानती है, अभिभावक भी जानते हैं। इसके लिए कौन सुधारेगा? सुझाव देने से क्या है, ये सारी सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कितने को पढ़ाना है, किस में पढ़ाना है, उनको कहाँ नौकरी देनी है। आप टीचर पढ़ा के छोड़ दोगे सड़कों के ऊपर, फिर वो क्या करेंगे? खेती करेंगे या कारखाने में जाएंगे? बीएड वाले आंगनवाड़ी ट्रेनिंग में, आंगनवाड़ी में नौकरी लग रहे हैं, 3,000-4,000 रुपए में आंगनवाड़ी में लग रहे हैं बीएड टीचर। इसके लिए जिम्मेदारी तो अपन सबकी है, लेकिन मूल रूप से जिम्मेदारी मैं मानता हूँ सरकार की। यहाँ से 200 किलोमीटर दूर जाओ, सब भाषा ही नहीं बोल जानते हैं, फिर देश कौन सा?
राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक होनी चाहिए, जीएसटी एक हो गई, पैसा तो एक सब एक समान वसूल कर रहे हैं, तो क्या शिक्षा नीति एक नहीं हो सकती है पूरे देश में? क्या इसके लिए कौन जिम्मेदार? अपनी बात अपन तो, मैं तो ये समझता हूँ कविराज मोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं, या बाकी थोड़े बहुत वो कर लेंगे, बाकी अपनी बात कौन सुनने वाला है, कौन इस पे पालना करने वाला है, और किसके सामने तंदूरा बजाए अपन? मैं इसी संस्था का खटुंडी परिसर में बीएड कॉलेज चलता है, यूजीसी से पैसा मिला, सैंक्शन हुआ, जैसे आप बता रहे हैं, जाते हैं काट पीट के दे देते हैं, पैसा मिला 80 लाख रुपये, 40 लाख का काम किया, यूजीसी भेजी, यूजीसी ने लिखा कि भाई दूसरा भी काम करो, आप फटाफट भेजो, हमने दूसरा काम कर लिया और फिर मना कर दिया कि आप तो अपने पैरों पे खड़े हो, इसलिए जो है आपको जो है पैसा अब अनुदान नहीं मिलता है, और यूजीसी भेज दिए। इसके पीछे क्या रास्ता है? हर जगह कोई खुली बहस कराए तो हम यहाँ से लगा हुए दिल्ली तक बता सकते हैं, यूजीसी तक बता सकते हैं, और सब मेरे को बताते हैं सब जगह जो करप्शन बंद नहीं होगा जब तक आपके शिक्षा सुधरे नहीं कुछ नहीं सुधरे। मैं शिक्षित बेरोजगार जो भटके खा रहे हैं उसके लिए जिम्मेदारी भी सरकार की। क्यों खोले बीएड कॉलेज इतने? आप जिसकी जितनी जरूरत हो उतने बच्चों को ट्रेंड करो ना, उससे ज़्यादा कर लो, ये कर लो। लेकिन आपके हजारों को छोड़ दिए सड़कों के ऊपर, फर्जी डिग्री दे दी, अब वो कहाँ जाएंगे? अभी आपकी ये अभी आया पेपर पड़ा है, रीट है, नेट है, स्लेट है, वहाँ सब आपने वो लगा दिए, फाट के बंद कर दिए, वहाँ हो ही नहीं सकते, वो उसमें क्लियर वो कर ही सकते कभी। जो लिखना नहीं जानता है, बीएड की डिग्री ले ली, वो क्या करेगा? जो जम्मू कश्मीर में डिग्री लिया स्कूल में खड़ा करते लोग पढ़ाओ, सब क्या करेंगे? वो शिक्षक ही देश को सुधार सकता है, लेकिन शिक्षक भी उसमें घुल मिल गया है, उसमें आपको विचार करना पड़ेगा। मैं इस संस्था की ओर से वो शानदार जो आपने बातें बताई मार्गदर्शक की, और उसके लिए परम आदरणीय डॉक्टर शुक्ला साहब को जो दिल्ली से यहाँ बता रहे हैं, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय दादी साहब ने बहुत ही मार्मिक बातें बताई, हम बता रहे हैं, सब आप बता रहे हैं, लेकिन सुनता कौन है इस देश में? उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय राव साहब का, जिन्होंने ये कार्यक्रम ये किया, बुलाया, सम्मान दिया। आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय प्रोफेसर S.S. सारंगदेव साहब का, जो अपना अमूल्य समय देकर यहाँ आए और इस प्रोग्राम को जो है आपने अध्यक्षता की, मार्गदर्शन दिया। आप बहुत ही अभी घर के काम में भी व्यस्त हैं और विश्वविद्यालय काम में व्यस्त हैं, लेकिन इतना समय बैठना एक बहुत बड़ी बात है। मैं आप सभी का भी, विशेषकर गोस्वामी साहब का और बाहर से पधारे हुए जो मेहमान हैं, पत्रकार हैं, उनका संस्था की ओर से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, और विशेषकर एकेडमिक स्टाफ जो है विराजमान हैं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बैठने की हिम्मत की। जैसे भी साहब के उद्बोधन से मेरे को लगा कि आप जो है बैठने में थोड़ा वो है, थोड़ा समय दें, संस्था के लिए करें। आप संस्था अपनी है, कर्म ही संस्था को आगे बढ़ाएगा और अपने को ही आगे बढ़ाएगा, ये आप हमेशा ध्यान रखें। मैं सभी का दिल से, विद्यार्थियों का और भी सभी साथियों का दिल से संस्था की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।